हाय फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के यूजेज को पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किस तरीके से किया जाना चाहिए। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। उससे पहले एक बार मैं फिर से आपको रिलेटिव और इंट्रोगेटिव के डिफरेंस को समझा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि वो वर्ड जो नाउन के बदले में आकर क्वेश्चन पूछने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि वो वर्ड जो नाउन के बदले में आकर रिलेशन दर्शाने का काम करेगा वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने आपको क्या लॉजिक दिया था, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव को पहचानने का मैंने एक लॉजिक दिया था। मैंने क्या कहा था कि जितने भी WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं, जैसे हु, हुज, होम, व्हेन, वेयर, हाउ, ये जितने भी वर्ड हैं वो सारे वर्ड सेंटेंस में दो काम करते हैं, या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने का या तो रिलेटिव प्रोनाउन बनने का। आपको पता कैसे चलेगा सर कि कब वो इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है और कब वो रिलेटिव का काम कर रहा है? तो मैंने इसका एक लॉजिक दिया था कि यदि WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो यानी शुरुआत में हो तो वो क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वहीं पे मैंने बताया था कि यदि WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखकर अभी आपको फिर से समझा दे रहा हूं। मान लिया जब मैं लिखूं राम हु इज अ टीचर, राम हु इज अ टीचर। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, हु आर यू। अब इन दोनों सेंटेंस में आप देख के बताइए कि WH से स्टार्ट होने वाले आपको कौन से शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर दोनों में WH जो हु दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे भाई दोनों सेंटेंस में हु अलग अलग काम कर रहा है। कहने का मतलब कि एक सेंटेंस में वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और एक सेंटेंस में वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो आपको पता कैसे चलेगा, अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, शुरुआत में हो, तो वो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो मेरे भाई ये दूसरे सेंटेंस में हु क्या काम करेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने का। लेकिन यदि WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। राम हु इज अ टीचर, इस सेंटेंस में आप हु को देखिए तो स्टार्टिंग में आया है कि मिडिल में आया है, तो आप बोलेंगे सर बीच में आया है, तो बीच में आएगा तो वो क्या बन जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। कहने का मतलब पहले वाले सेंटेंस में हु क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का, और दूसरे वाले सेंटेंस में हु क्या काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। मेरे समझ से ये बात आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। आइए कुछ आगे की चीजों को समझते हैं। मैंने आपको हिंदी के सेंटेंस को भी पहचानने का एक लॉजिक दिया था कि जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उनके हिंदी मीनिंग की शुरुआत क्या से होगी, का से, और जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है उसके हिंदी मीनिंग की शुरुआत क्या से होगी, जा से। कहने का मतलब क्या है, जब आप लिखे कोई इंट्रोगेटिव वर्ड लिखे वेयर, तो इस वेयर का दो मीनिंग होता है। कहने का मतलब ये दो मीनिंग कन्वे करता है। वेयर का एक मीनिंग है कहां और वेयर का एक मीनिंग है जहां। जितने भी WH वर्ड है वो इंग्लिश में दो मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूं, वेयर का मतलब कहां भी और वेयर का मतलब जहां भी। जब आप वेयर का मीनिंग बोलेंगे कहां यानी कहां से शुरू हुआ तो ये कहलाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रही है बात? लेकिन जब वेयर का मीनिंग आप बोलेंगे जहां तो शुरुआत क्या से हुआ, जा से, तो ये बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। आइए एक और एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जब मैंने लिखा व्हेन, मेरे भाई व्हेन भी एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। फिर वही बात, ये सेंटेंस में दो काम करेंगे। व्हेन का दो मीनिंग होगा, एक मीनिंग होगा कब और एक मीनिंग होगा जब। यदि व्हेन का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में होगा यानी इंटरोगेटिव का काम करेगा तो उसका मीनिंग होगा कब। अगर व्हेन रिलेटिव का काम करेगा यानी सेंटेंस के बीच में होगा तो ये इसका मीनिंग होगा जब। मेरे समझ से ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक दिया था कि आप कैसे जानेंगे कि कोई वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है। तो मैंने क्या बताया था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस का अंत किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से, और रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस का अंत किससे होगा, फुल स्टॉप से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं,
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस का अंत किससे होगा? क्वेश्चन मार्क से। और रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस का अंत किससे होगा? फुल स्टॉप से। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के टाइम में भी देखे होंगे कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला था उसका अंत किससे हुआ था? क्वेश्चन मार्क से। और जब वो रिलेटिव का काम किया था तो उसका अंत में क्या था? फुल स्टॉप था। अब आइए आज हम लोग पढ़ते हैं यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं ये आज सीखते हैं। मेरे भाई, इसे सीखने से पहले हमें एक टॉपिक को जानना है जिसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। बोलिए क्या है? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले आने वाला या पूर्व में आने वाला। तो ये एंटीसीडेंट आखिर होता क्या है? ये ग्रामेटिकल वर्ड है, इसे समझने की आप कोशिश करें। इसके बगैर आप रिलेटिव प्रोनाउन के यूज को समझ ही नहीं सकते हैं, तो इसे आप बेहतर से समझने का कोशिश करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखे जाने वाले नाउन या प्रोनाउन को, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखे जाने वाले नाउन या प्रोनाउन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, वो वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए उसे क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट। मेरे भाई, एंटीसीडेंट बनने का काम केवल दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच करेगा, वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। एंटीसीडेंट का काम एडजेक्टिव नहीं करेगा, एडवर्ब नहीं करेगा। कहने का मतलब नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच एंटीसीडेंट नहीं बन सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। आइए हम लोग एंटीसीडेंट की पहचान करना सीखते हैं। मान लिया जाए मैंने एक एग्जांपल लिखा, राम हु इज अ टीचर। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस में देख के बताइए कि आपको WH से आरंभ होने वाले कौन से वर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर हु दिखाई दे रहा। आपको पता है कि जितने भी WH वर्ड हैं वो दो काम करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने का या फिर रिलेटिव प्रोनाउन बनने का। जरा हु को देखिए तो शुरुआत में आया है या बीच में? तो आप बोलेंगे सर बीच में आया है। जब बीच में आया तो बोलो इंट्रोगेटिव बनेगा कि रिलेटिव? तो आपको बताया जा चुका है ये क्या बनेगा? रिलेटिव प्रोनाउन। अभी तुरंत मैंने क्या बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखे जाने वाले नाउन या प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। जरा देखिए तो सर ये राम नाउन है या प्रोनाउन है? तो आप बोलेंगे सर नाउन है। तो ये नाउन, तो इसी नाउन को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट। कहने का मतलब हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका एंटीसीडेंट कौन है? राम। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जब मैं लिखूं you who are singing a song। चलिए फिर वही बात, इस सेंटेंस में आपको देख के बताना है कि आपको WH से स्टार्ट होने वाले कौन से वर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर हु। फिर वही बात, हु जब आया है तो दो काम करेगा, या तो रिलेटिव प्रोनाउन बनने का या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने का। पता कैसे चलेगा सर? यदि हु शुरुआत में आता तो इंट्रोगेटिव बनता, बीच में आया तो रिलेटिव बनेगा। जरा देख के बताइए शुरुआत में आया है या बीच में आया है? तो आप बोलेंगे सर बीच में आया, तो बोलो क्या बन जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। अभी तुरंत मैंने बोला था रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। तो फिर वही बात, जरा यू को देख के बताइए ये नाउन है या प्रोनाउन है? मैंने आपको बताया है कि ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन तो है लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बनेगा? एंटीसीडेंट। बोलो क्या बनेगा? एंटीसीडेंट। मेरे समझ से आपको एंटीसीडेंट पहचानने के लिए आ गया होगा। अब आइए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेज को समझते हैं। मेरे भाई, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जब मैंने टेबल दिया था तो मानव यानी ह्यूमन बीइंग वाले में आपको तीन प्रोनाउन के बारे में लिखा गया था वहां पे, हु, हुज, हुम। रिलेटिव में भी ह्यूमन बीइंग यानी मानव वाले में क्या आएगा? हु, हुज, हुम। लेकिन इंट्रोगेटिव में याद कीजिएगा, निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए मैंने यूज किया था व्हाट
ऑफ विच और व्हाट। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन में निर्जीव वाले में आएगा विच, ऑफ विच और विच। ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव में निर्जीव वाले में यहां भी व्हाट था और यहां भी व्हाट था और बाकी 4 सेम था। लेकिन जब हम लोग रिलेटिव पढ़ेंगे तो निर्जीव वाले में यहाँ क्या आएगा विच और यहाँ भी क्या आएगा विच। चलिए अब समझते हैं, थोड़ा सा मेरे उंगली के इशारा को आप समझेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, हु का प्रयोग मानव के बदले में तब करेंगे जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो। हु का प्रयोग मानव के बदले में तब करेंगे जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो। हुम का प्रयोग मानव के बदले में तब करेंगे जब मानव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। ठीक उसी ढंग से विच का प्रयोग निर्जीव के बदले में यानी नॉन लिविंग थिंग के बदले में तब करेंगे जब वो नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव क्या बनेगा, सब्जेक्ट हो। ठीक उसी ढंग से विच का प्रयोग निर्जीव के बदले में तब भी करेंगे जब निर्जीव वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। कहने का मतलब क्या है कि निर्जीव सब्जेक्ट हो तो भी विच लाएंगे, निर्जीव ऑब्जेक्ट हो तो भी क्या लाएंगे, विच ही लाएंगे। मेरे समझ से ये 4 आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। हुज का प्रयोग तब करते हैं जबकि चर्चा मानव के अधिकार का हो, यानी किसी ह्यूमन बीइंग का किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर अधिकार दर्शाया गया हो तो वहां क्या लाएंगे, हुज। ठीक उसी ढंग से ऑफ विच का प्रयोग तब करते हैं जबकि चर्चा निर्जीव के अधिकार का हो, यानी जब नॉन लिविंग थिंग का अधिकार दर्शाना हो, पॉजिशन दर्शाना हो तो आप किसका यूज करेंगे, ऑफ विच का। चलिए अब आगे समझते हैं। एक बात बताइए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन के टेबल में जो जो प्रोनाउन आया, हु, हुज, हुम, विच, ऑफ विच, विच, ये जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं इनका प्रयोग सेंटेंस के बीच में होना चाहिए या शुरुआत में होना चाहिए। तो हम लोग पढ़े हैं यदि ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो इसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए, बीच में। मेरे भाई मैंने तो अभी इतनी सारी बात को बता दिया लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। आइए अब मैं इसको आपको आसान से लॉजिक से समझाता हूं। मान लिया जब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई नो ए बॉय, आई नो ए बॉय फिल इन द ब्लैंक्स लव्स मी। मैंने आपके पास ऑप्शन दिया है हु ऑब्लिक हुम। अभी जो मैंने बताया ना वो केवल समझाने के लिए बताया, क्वेश्चन करना है तो ये आसान सा लॉजिक आप सीखिए, बिल्कुल इजी तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। फिर मैं इसके बारे में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये यहाँ पे काम करता है। अभी आप समझो, मैंने आपको कल सेंटेंस और क्लाउज की पहचान करने सिखाया था। मैंने बताया था क्लाउज सेंटेंस का वो छोटा भाग होता है जिसके अपने वर्ब और अपने सब्जेक्ट होते हैं। मेरे भाई आई नो ए बॉय फिल इन द ब्लैंक्स लव्स मी, यहां से यहां तक में आपको देखकर बताना है कि कितने सेंटेंस हैं। तो मैंने सेंटेंस को गिनने का एक लॉजिक दिया था। यदि एक बार फुल स्टॉप दिखाई दे तो एक सेंटेंस होगा, 2 बार दिखाई दे तो 2 सेंटेंस होगा, 3 बार दिखाई दे तो 3 सेंटेंस होगा, यानी जितनी बार फुल स्टॉप दिखाई देगा वो उतना सेंटेंस होगा। तो आप यहां से यहां तक देख के बताइए कि इसमें सेंटेंस की संख्या कितनी है। तो आप बोलेंगे सर एक बार फुल स्टॉप दिखाई दे रहा, तो बोलो कितना सेंटेंस है, 1 है। लेकिन मैं पूछता हूं कि आई नो ए बॉय फिल इन द ब्लैंक्स लव्स मी में क्लाउज कितने हैं। तो मेरे भाई अगर आपको क्लाउज ढूंढना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा वर्ब और उसके सब्जेक्ट। क्या ढूंढना पड़ेगा, वर्ब और उसके सब्जेक्ट। कहने का मतलब एक वर्ब आए और एक सब्जेक्ट आए तो एक क्लाउज, 2 वर्ब आए 2 सब्जेक्ट आए तो 2 क्लाउज। कहने का मतलब क्लाउज ढूंढना हो तो आप वर्ब को गिन दो, 1 वर्ब 1 क्लाउज, 2 वर्ब 2 क्लाउज, 3 वर्ब 3 क्लाउज, है कि नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले क्लाउज वाली वीडियो को देख लें, क्योंकि उसके बगैर आप यहाँ पे कोई भी आंसर डील नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या बताया कि आई नो ए बॉय फिल इन द ब्लैंक्स लव्स मी, यहां से यहां तक में सेंटेंस कितना है मेरे भाई, 1। लेकिन क्लाउज ढूंढना है कि क्लाउज की संख्या कितनी है। तो जरा देखो तो नो एक क्या है सर, वर्ब, लव्स भी यहाँ पे क्या है सर, वर्ब। तो बोलो कितना वर्ब आया, 2 बार। तो 2 वर्ब आया तो क्लाउज भी कितने हो गए, 2। पहली क्लाउज क्या बनेगी, आई नो ए
बॉय, और दूसरी क्लाउज क्या बनेगी, फिल इन द ब्लैंक्स लव्स मी। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों क्लाउज को ब्रेक कर दीजिए, दोनों क्लाउज को क्या कीजिए, ब्रेक कर दीजिए। बोलिए नो क्या है, वर्ब, आई क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ए बॉय क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। मैंने ब्रेक करने का लॉजिक आपको दिया है ना। चलो बोलो, ये लव्स क्या है, वर्ब, मी क्या है सर, ऑब्जेक्ट। अब बता दो, ये पहला क्लाउज में तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सारा चीज आया है, लेकिन दूसरी क्लाउज को आप देखिए तो वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया है। मैंने आपको क्या बताया था कि दुनिया की कोई भी ऐसी क्लाउज नहीं है जिसमें वर्ब ना आए, और ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए। अब बताओ, ये क्लाउज तो है, वर्ब तो आई है, लेकिन क्या इसमें सब्जेक्ट आया है, नहीं आया है। तो एक बात बताओ, सब्जेक्ट का काम हु करता है या हुम करता है, आप देखिए यहां पे, सब्जेक्ट का काम हुम करता है या हु करता है, तो आप बोलेंगे सर हु करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हु। यानी फाइनली, आई नो ए बॉय हु लव्स मी, मैं एक लड़के को जानता हूं जो मुझे प्यार करता है। समझ में आई बात। आइए कुछ और एग्जांपल से इसे समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सॉ ए गर्ल fill in the blanks was playing cricket, was playing cricket। फिर वही बात, आपके पास ऑप्शन है हु और whom, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका आंसर हु होगा या whom होगा। तो चलिए फिर से हम लोग समझते हैं, यहां से यहां तक में बताना है आपको कि सेंटेंस कितना है। तो फुल स्टॉप को देखेंगे, देखो तो यहां से यहां तक में कितनी बार फुल स्टॉप आई है, एक बार, एक बार आई है, तो सेंटेंस कितनी है मेरे भाई, एक। अब ढूंढना क्या है सर, क्लाउज, क्लाउज को ढूंढना है, तो मैंने क्या बोला था, वर्ब को ढूंढ लो। जरा देखो तो, सॉ क्या है, वर्ब, सी का बेटू होता है सॉ, वर्ब है। ये प्लेइंग भी क्या है सर, वर्ब। अब एक बात बताओ, एक वर्ब दो वर्ब, तो दो वर्ब आया तो कितना क्लाउज, दो क्लाउज। पहली क्लाउज क्या है मेरे भाई, आई सॉ ए गर्ल, और दूसरी क्लाउज क्या बनेगी, फिल इन द ब्लैंक्स वाज प्लेइंग क्रिकेट। मैंने क्या बोला था, आप दोनों क्लाउज को ब्रेक कर दीजिए। ये सॉ क्या है, वर्ब, आई क्या है, सब्जेक्ट, किसे देखा भाई, ए गर्ल, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। चलिए यहां देखते हैं, प्लेइंग क्या है, वर्ब, वाज क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, क्या खेल रहा था भाई, क्रिकेट, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। फिर वही बात, जरा देखो तो वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसी कोई क्लाउज नहीं है जिसमें वर्ब ना आए, और ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए। मेरे भाई वर्ब तो आई है, लेकिन क्या इसमें सब्जेक्ट आई है, नहीं आई है, और बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस या क्लाउज का निर्माण करना संभव नहीं है। यानी आपको यहां जरूरत किसका है, सब्जेक्ट का। वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, घट क्या रहा है, सब्जेक्ट। तो बोलो सब्जेक्ट का काम हुम करता है या हु करता है, देखो टेबल में देखो, हुम करता है या हु करता है, तो आप बोलेंगे सर हु करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हु। समझ में आ रही है बात। आई सॉ ए बॉय हु वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने एक लड़के को देखा जो क्रिकेट खेल रहा था। आई बात समझ में। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया जाए मैंने लिखा, आई सॉ ए गर्ल फिल इन द ब्लैंक्स इज रनिंग, सॉरी वॉज रनिंग। फिर वही ऑप्शन है हु ऑब्लिक हुम। मेरे भाई आप ये मत समझेंगे कि सर एक ही एग्जाम्पल बार बार दोहरा रहे हैं, कुछ चेंजिंग है, इसलिए मैं हर तरीके के एग्जाम्पल को आपको दिखा रहा हूं। फिर से वही बात देखिए, आई सॉ ए गर्ल फिल इन द ब्लैंक्स वाज रनिंग, तक में कितना बार फुल स्टॉप आया है, एक बार, तो सेंटेंस कितना है, एक। मेरे भाई क्लाउज कितना है, दो। पहली क्लाउज आई सॉ ए गर्ल
दूसरी क्लाउज फिल इन द ब्लैंक्स वाज रनिंग, है कि नहीं? ब्रेक कर दीजिए। सॉ क्या है? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। ए गर्ल क्या है? ऑब्जेक्ट। रनिंग क्या है? वर्ब। वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब मैं आपको कुछ बात याद दिला देता हूं। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वहीं पे मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट के बदले एडवर्ब भी आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्ब दोनों एक साथ भी आ सकता है। हालांकि कभी कभी इनकम्प्लीट सेंस देने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। कहने का मतलब जनरली इंग्लिश सेंटेंस 2 तरीके से निर्माण किया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, या फिर सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे नीचे वाले को आप देखिए, मान लिया जब मैं लिखूं राम प्लेज, राम खेलता है, तो देखो सेंटेंस तो फिनिश हो गया ना, सब्जेक्ट आया वर्ब आया, सेंटेंस फिनिश। वही बात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं। अब जरा देखिए तो पहली क्लाउज तो कंप्लीट है, दूसरी क्लाउज को देखिए। मैंने क्या बोला? ऐसी कोई क्लाउज नहीं जिसमें वर्ब ना आए, और ऐसी कोई वर्ब नहीं जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए। तो मेरे भाई वर्ब तो आ गई है, क्या इसके पहले कोई सब्जेक्ट आया है? नहीं। यानी आपको जरूरत ऑब्जेक्ट का है कि जरूरत सब्जेक्ट का है? सब्जेक्ट का है। बिना ऑब्जेक्ट का तो सेंटेंस आ ही सकता है, जैसा कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है कि नहीं? लेकिन बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस को बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अब बताओ, वर्ब आया तो घट क्या रहा है? सब्जेक्ट। तो बोलो सब्जेक्ट का काम हुम करेगा या हु करेगा? हु करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हु। आई सॉ ए गर्ल हु वॉज रनिंग। क्लियर है? मैंने एक लड़की को देखा जो दौड़ रही थी। आइए कुछ और बातों को समझते हैं। कभी कभी क्लाउज के फॉर्म में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म भी दिया जाएगा। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया है। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट की वीडियो देख लें। मैं लिखता हूं सेंटेंस, आई नो ए बॉय फिल इन द ब्लैंक्स इज वेरी ऑनेस्ट। इज ऑनेस्ट ही रहने देते हैं, इज ऑनेस्ट। मैं फिर ऑप्शन दे रहा हूं, हु ऑब्लिक होम। फिर वही बात, यहां से यहां तक में सेंटेंस कितना है मेरे भाई? एक, क्योंकि एक बार फुल स्टॉप आया। लेकिन क्लाउज कितने हैं? 2। पहली क्लाउज आई नो ए बॉय, और दूसरी क्लाउज फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑनेस्ट। ब्रेक कर दीजिए। नो क्या है? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। किसे जानते हैं? ए बॉय। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट बताया होगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं बोल रहा हूं, आप देख लीजिए। बिना कॉम्प्लीमेंट के एग्जांपल आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या बताया था कि बी की फॉर्म अकेला आए तो क्या बनेगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब तो क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाने वाले नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव को, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाने वाले नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। बोलो क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब जहां एक्शन नहीं होता है तो वहां लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा, जो काम करता है कॉम्प्लीमेंट बनने का। तो जरा देखो, तो यहां तो लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब यहां कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आने वाला है, आने वाला है तो क्या? कॉम्प्लीमेंट। तो बोलो ऑनेस्ट क्या बन जाएगा सर? कॉम्प्लीमेंट। जरा देखिए तो ऑनेस्ट किसी चीज का नाम है क्या? नहीं है, यानी नाउन नहीं है। नाउन नहीं है तो प्रोनाउन भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन जो है नाउन के स्टैंड पे प्लेस, नाउन के प्लेस पे स्टैंड करता है, यानी नाउन के प्लेस पे आता है, तो ये प्रोनाउन भी नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट क्या बनेगा? एडजेक्टिव। फिर वही बात मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसी कोई क्लाउज नहीं है जिसमें वर्ब ना आए, और ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए। मेरे भाई इस क्लाउज में वर्ब तो आई है, लेकिन क्या सब्जेक्ट आई है? बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर वही बात, घट क्या रहा है सर? सब्जेक्ट। फिर वही बात, सब्जेक्ट हुम बनता है या हु? देखो टेबल में, तो आप बोलेंगे सर हु बनता है। आंसर क्या हो गया? आई नो ए बॉय हु इज ऑनेस्ट। मैं एक लड़के को जानता हूं जो ईमानदार है। क्लियर है?
आइए मेरे समझ से ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो ए गर्ल, फिल इन द ब्लैंक्स, डू यू लव। आई नो ए गर्ल, फिल इन द ब्लैंक्स, डू यू लव। ऑप्शन फिर वही है, हु और whom। फिर वही बात, यहां से यहां तक में आप देख के बताइए कि कितना सेंटेंस है। तो आप बोलेंगे सर एक। क्लाउज कितने हैं मेरे भाई? दो। पहली क्लाउज आई नो ए गर्ल, दूसरी क्लाउज फिल इन द ब्लैंक्स, डू यू लव। दोनों क्लाउज को ब्रेक कर दीजिए। नो क्या है? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। ए गर्ल क्या है? ऑब्जेक्ट। ये कंप्लीट है। इधर देखते हैं, सेंटेंस को ब्रेक करने की शुरुआत कहां से करते हैं? बार बार मैं बोलता हूं वर्ब से कीजिए। तो बोलू लव क्या है? वर्ब। जो वर्ब के पहले आएगा तो उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वो क्या बनता है? सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो बोलो ये वर्ब के पहले यू प्रोनाउन आया तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट। इट डू क्या बन जाएगा सर? हेल्पिंग वर्ब। फिर वही बात, जरा देखो तो ये क्लाउज तो पूरा है, लेकिन इस क्लाउज को देखो, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, क्या इसमें ऑब्जेक्ट आई है? नहीं। तो फिर वही बात, ऑब्जेक्ट का काम हु करता है या हुम करता है? देखो टेबल में, हु करता है या हुम करता है? तो आप बोलेंगे सर हुम करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हुम। आई नो ए गर्ल हुम डू यू लव। मैं एक लड़की को जानता हूं जो तुम्हें प्यार करती है ना। आइए कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। मैंने लिखा, आई नो ए बॉय फिल इन द ब्लैंक्स कैन डू दिस वर्क। मैं आपके पास ऑप्शन दे रहा हूं, हु ऑब्लिक विच। फिर वही बात, यहां से यहां तक में आपको देखकर बताना है सेंटेंस कितने हैं? एक। क्लाउज कितने हैं? दो। पहली क्लाउज आई नो ए बॉय, दूसरी क्लाउज फिल इन द ब्लैंक्स कैन डू दिस वर्क, है ना। चलिए ब्रेक कीजिए। नो क्या है? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। ए बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट। दूसरी क्लाउज को ब्रेक कीजिए, बोलिए डू क्या है सर? वर्ब। डू व्हाट? दिस वर्क क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। हालांकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम केवल वर्क करेगा, दिस बनेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन अभी आपको मैंने नहीं पढ़ाया तो आप दिस वर्क को पूरा को क्या मान लो? ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बताइए कैन क्या बनेगा सर? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, जो बोल लीजिए। फिर वही बात, यहां पे बता दो, दूसरे क्लाउज को देखो, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया, घट क्या रहा है सर? सब्जेक्ट। क्या बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस को बनाना पॉसिबल है? नहीं, यानी यहां सब्जेक्ट को आना जरूरी है। तो सब्जेक्ट का काम देखो तो हु करता है या विच? तो आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट का काम तो हु भी करता है और विच भी करता है। तो अब किसको लगाएं? हु को लगाएं या विच को लगाएं? तो अभी मैंने बताया था, अगर ह्यूमन बीइंग यानी मानव सब्जेक्ट तो क्या लगाइए? हु। और निर्जीव सब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग थिंग सब्जेक्ट है तो क्या लगाइए? विच। अब आपको पता कैसे चलेगा सर कि हाँ मानव की चर्चा हो रही है निर्जीव की? तो ये देखने के लिए अभी मैंने आपको बताया था एंटीसीडेंट, बताया था ना। तो जरा एंटीसीडेंट को देखो, क्या है? बॉय। अब बोलो बॉय मानव है या निर्जीव है? तो आप बोलेंगे सर मानव है, तो बोलो क्या लगा दें? हु। तो आंसर क्या हो जाएगा? हु। आई नो ए बॉय हु कैन डू दिस वर्क। क्लियर हो रही है मेरी बात? आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा, आई हैव ए कार फिल इन द ब्लैंक्स इज न्यू। कितने सेंटेंस है मेरे भाई? एक। मैंने ऑप्शन दिया है हु ऑब्लिक विच। आई हैव ए कार फिल इन द ब्लैंक्स इज न्यू।
कितने सेंटेंस हैं? एक, क्योंकि एक बार फुल स्टॉप है। क्लाउज कितने हैं? दो। पहली क्लाउज आई हैव ए कार, दूसरी क्लाउज फिल इन द ब्लैंक्स इज न्यू। ब्रेक कीजिए, दूसरे क्लाउज को ब्रेक करो क्योंकि ये तो कंप्लीट रहता है, दूसरे क्लाउज को भी ब्रेक करो। बी की फॉर्म अकेला आए मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। ये न्यू नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? न्यू किसी चीज का नाम है क्या? नहीं तो नाउन नहीं, नाउन नहीं तो प्रोनाउन नहीं, तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। अब एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बताया था कि ऐसी कोई क्लाउज नहीं है जिसमें वर्ब ना आए, तो वर्ब तो आ गई है, और ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए, तो इसमें घट क्या रहा है सर? सब्जेक्ट। तो बोलो सब्जेक्ट का काम हु करता है या विच करता है? तो आप बोलेंगे सर हु भी करता है और विच भी करता है। फिर लगाएंगे कैसे? हु लगाएंगे या विच? फिर देखना पड़ेगा किसको? एंटीसीडेंट को। जरा ये एंटीसीडेंट को देखिए तो कार, कार मानव है या निर्जीव है? तो आप बोलेंगे सर निर्जीव है, तो बोलो क्या लगा देंगे? विच। आई हैव ए कार विच इज न्यू, मेरे पास एक कार है जो नया है। समझ में आ रही है बातें? आइए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। This is a car, fill in the blanks, have you bought? मैंने आपके पास ऑप्शन दिया है who, whom, which। चलिए फिर वही बात, यहां से यहां तक में कितना सेंटेंस है सर? देखिए कितनी बार फुल स्टॉप? एक बार, तो यानी एक सेंटेंस। क्लाउज कितने हैं मेरे भाई? दो। पहली क्लाउज दिस इज अ कार, दूसरी क्लाउज फिल इन द ब्लैंक्स हैव यू बाउट। तो इस क्लाउज को छोड़ देते हैं, उसी क्लाउज को ब्रेक कीजिए। ब्रेक करने की शुरुआत कहां से करनी है? वर्ब से। बोलो बाउट क्या है? वर्ब। वर्ब के जो पहले आए क्या बनेगा? सब्जेक्ट। वर्ब के पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन क्या बनते हैं? सब्जेक्ट, है कि नहीं? तो ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। हैव क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। फिर वही बात, सब्जेक्ट आई, वर्ब आई, घट क्या रही है? ऑब्जेक्ट। जरा देखो तो ऑब्जेक्ट का काम हु करता है क्या? ऑब्जेक्ट का काम हु करता है क्या? नहीं, ऑप्शन रॉन्ग है, छोड़ दीजिए। हुम को देखो, हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो हाँ हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्या विच ऑब्जेक्ट का काम करता है? हाँ सर विच ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। फिर वही दिक्कत आ गया, हुम भी ऑब्जेक्ट का काम करता है और विच भी ऑब्जेक्ट का काम करता है। पता कैसे चलेगा सर हुम लगा या विच? किसे देखकर? एंटीसीडेंट को देखकर। फिर वही बात देखो, एंटीसीडेंट क्या है? कार। कार मानव है या निर्जीव है? निर्जीव है, तो निर्जीव ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? बोलो विच। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विच। आई दिस इज अ कार विच हैव यू बाउट, यह एक कार है जिसे तुमने खरीदा है। वही बात अगर यहां कोई ह्यूमन बीइंग रहता तो फिर क्या लग जाता? होम। समझ में आ रही है बातें? आइए अब थोड़ा सा पॉजिशन वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। I know a girl, fill in the blanks, brother is a teacher। मैंने ऑप्शन दिया है whose, ऑब्लिक, of which। मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, this is a pen, fill in the blanks, nib is broken। ऑप्शन वही है whose, ऑब्लिक, of which। पहले सेंटेंस को देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं? आई नो ए गर्ल, मैं एक लड़की को जानता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रदर इज अ टीचर, जिसका भाई एक टीचर है। किसका भाई? गर्ल का भाई, है कि नहीं? नीचे देखिएगा, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, फिल इन द ब्लैंक्स, नीब इज ब्रोकन, जिसका नीब टूटा हुआ है। किसका नीब? पेन का नीब। अब यहां पे समझना है,
आप आगे नाउन को देखकर समझ जा रहे हैं कि सर यहाँ पॉजिशन वाली बात हो रही है। आई नो ए गर्ल फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रदर आया है यानी लड़की की भाई की बात हो रही है। दिस इज अ पेन फिल इन द ब्लैंक्स, नीव आई है, इसका मतलब कलम के नीव की बात हो रही है, यानी यहाँ पॉजिशन वाली अवस्था है। तो पॉजिशन के लिए हुज भी आता है और ऑफ विच भी आता है। फिर वही बात क्या देखेंगे, एंटीसीडेंट को। अगर एंटीसीडेंट मानव हो तो क्या लगाइए, हुज, और अगर एंटीसीडेंट निर्जीव हो तो क्या लगाइए, ऑफ विच। जरा देखिए एंटीसीडेंट यहाँ क्या है सर, गर्ल, तो मानव है, तो बोलो क्या लगाएंगे, हुज। क्या आंसर हो जाएगा, हुज। कहने का मतलब आई नो ए गर्ल हुज ब्रदर इज अ टीचर, मैं एक लड़की को जानता हूं जिसका भाई एक टीचर है। आगे देखो, दिस इज अ पेन, फिर वही बात, इसका एंटीसीडेंट कौन है भाई, पेन। मानव है या निर्जीव है, निर्जीव है। अधिकार दर्शाने के लिए क्या लाएंगे, ऑफ विच। आंसर क्या होगा, दिस इज अ पेन हुज नीव या ऑफ विच नीव। क्या बोलना पड़ेगा, ऑफ विच नीव इज ब्रोकन, यह एक कलम है जिसकी नींव टूटी हुई है। जैसे मान लिया जाए मैंने बोला कि शर्ट का बटन, बोलो किसका बटन, शर्ट का, मानव का कि निर्जीव का, तो निर्जीव का, तो क्या बोलोगे, हुज बटन या ऑफ विच बटन। क्या बोलना पड़ेगा, ऑफ विच बटन। मान लिया जाए मैं बोलूं राम का पैर, किसका पैर, राम का, यानी मानव का ना, तो क्या बोलोगे, ऑफ विच लेग कि हुज लेग, हुज लेग बोलना पड़ेगा। अब मैं बोलूं नहीं राम का पैर नहीं, कुर्सी का पैर, किसका पैर, कुर्सी का, मानव का कि निर्जीव का, तो आप बोलेंगे सर निर्जीव का। तो आप बोलो हुज लेग कि ऑफ विच लेग, ऑफ विच लेग। समझ में आ रहा। कोई कोई बच्चा ऐसा करता है कि क्लास आता है, पूछते हैं लेट क्यों है, तो बोलता है सर साइकिल ये पंचर हो गया। साइकिल पंचर होता है कि टायर का ट्यूब पंचर होता है, ट्यूब पंचर होता है। अब हमें पूछना है कि इसका ट्यूब पंचर है, तो क्या बोलोगे, हुज ट्यूब कि ऑफ विच ट्यूब। आप बोलेगा हुज ट्यूब, तो इसका मतलब आदमी का ट्यूब पंचर हो गया, आदमी का थोड़ी ना, क्या बोलना है, टायर का ट्यूब। तो क्या बोलना पड़ेगा, हुज ट्यूब या ऑफ विच ट्यूब, बोलना पड़ेगा ऑफ विच ट्यूब इज पंचर। समझ में आई बात, मेरी समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज करके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खास करके हु और हुम का जो क्वेश्चन है वो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस पर फोकस करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इसे दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।